जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ बिहार पुलिस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं और समझते हैं क्या है इसमें। तो देखिए, आप लोग अगर क्लास देख रहे हैं तो आप लोग क्लास के समय में एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। और कॉपी और पेन लेने से क्या होगा, जो बता रहे हैं उसको आप नोट करिए, नोट करके बाद में पढ़िएगा तो बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों के लेकर आ गया हूँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के इतिहास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास के बारे में आज पढ़ेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास में हम लोग मूलतः 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के कालखंड के बीच की पढ़ेंगे। इस कालखंड के बीच में महाजनपद आता है, और महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कोई है तो क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका कारण क्या है। तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें अगर किसी बौद्ध धर्म के संदर्भ में अगर पूछ रहा है, 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के संदर्भ में पूछ रहा है, तो 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिलता है। 16 महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिलता है। और जैन धर्म के अगर संदर्भ में पूछेगा, जैन धर्म के संदर्भ में 16 महाजनपद की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, तो भगवती सूत्र से मिलती है। तो 16 महाजनपद में देखा जाए तो 15 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर भारत में स्थापित थे, उत्तर भारत में थे। 16 महाजनपद में 15 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर भारत में थे, और एक महाजनपद जो दक्षिण भारत में था, महाराष्ट्र में था, जिसका नाम असमक है। असमक की राजधानी पोटली या पोतन। जो बाकी 15 महाजनपद है उसमें से आपको बता दूं, एक जम्मू कश्मीर में है जिसका नाम कम्बोज है। कम्बोज का राजधानी हाटक। एक महाजनपद हरियाणा में है। हरियाणा में जो महाजनपद है उसका नाम कुरु है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और एक महाजनपद आपको मिलेगा गंधार में, पाकिस्तान में। अभी जो फिलहाल में अभी है पाकिस्तान में, तो अभी जो पाकिस्तान में है उसका नाम है गंधार की राजधानी तक्षशिला। और आगे बता दूं आपको तो मध्य प्रदेश में जो महाजनपद है उसका नाम अवंती है। अवंती की राजधानी उज्जैन। और एक राजस्थान में है। राजस्थान का जो महाजनपद जो है उसका नाम है मत्स्य का विराटनगर। बाकी जो आपका महाजनपद बच गया वो आपको उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में महाजनपद की कुल संख्या 7 और बिहार में महाजनपद की कुल संख्या 3। तो आपको बिहार में बता दूं, बिहार में 3 महाजनपद है। बिहार में जो 3 महाजनपद है उसमें से एक मगध है जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज है। और दूसरी जो है वज्जी की राजधानी वैशाली है। और एक है जो चंपा अंग की राजधानी चंपा। ठीक है। तो बिहार में कुल 3 महाजनपद, एक मगध, एक वज्जी और एक अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली और मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज। तो सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद के बारे में हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद इन सभी महाजनपद में मगध महाजनपद है। मगध महाजनपद निकल करके सबसे शक्तिशाली महाजनपद आया। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने का इसके बीच कुछ कारण था, इसका भौगोलिक स्थिति था। यहाँ का नियम था कि जैसे कोई अन्य महाजनपद में अगर कोई राजा बनना था तो वो क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल के ही राजा बनते थे। बाकी यहाँ का जो नियम था मगध में, जिसमें योग्यता होगा, जिसमें सामर्थ्य होगा, वो मगध का राजा बन सकता था। तो मगध का राजा बनने में, मगध का सबसे शक्तिशाली होने में ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और मगध का शक्तिशाली होने में एक दूसरी महत्वपूर्ण कारण ये है कि इसकी भौगोलिक स्थिति। मगध के भौगोलिक स्थिति, मगध जो है आज के क्षेत्र में पटना और गया का क्षेत्र को बोला जाता है। तो पटना और गया के क्षेत्र में अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए, इसके संदर्भ में पटना में उत्तर में गंगा नदी है। पटना के अगर उत्तर में देखा जाए तो गंगा नदी। पटना के उत्तर में अगर देखा जाए तो गंगा नदी, पूर्व में देखा जाए चंपा नदी, और पश्चिम में देखा जाए तो सोन नदी, और दक्षिण में है
पहाड़ी, दक्षिण में जो है पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में आपको बता दूं, राजगीर, जो राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर पटना के अगर दक्षिण में देखा जाए तो पहाड़ी जो क्षेत्र था वो राजगीर का 5 पहाड़ियों जो है उसी से घिरा हुआ था। तो पटना के बारे में अगर बता दूं तो ये भौगोलिक स्थिति हो गया, और मगध का सबसे शक्तिशाली होने के कारण ये भी था कि उसका भौगोलिक स्थिति 3 ओर से नदी से घिरा हुआ था और 1 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ था। ठीक है, तो 1 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ था, इससे हमला करने में या जो शत्रु होते थे यहाँ पे हमला करने में सोचते थे। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण शक्तिशाली होने का ये भी था। बाद बाकी यहाँ पे जो राजा बनते थे, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, अगर उनमें योग्यता होगा, उनमें समर्थ होगा तो यहाँ के राजा बनते थे। तो बात करें मगध पे, तो सब पहले हम मगध के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मगध पे मूलतः 3 वंश के शासकों ने शासन किया। मगध पर मूलतः 3 वंश के शासकों ने शासन किया। मगध पे सबसे पहले बात करें तो हर्यक वंश, इसका कार्यकाल 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक है। बात करें अगर दूसरे वंश का, दूसरा वंश शिशुनाग है। शिशुनाग वंश अगर इसका कार्यकाल का बात करें तो इसका कार्यकाल लगभग 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक है। शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक है। बाकी एक बच गया, उसका नाम नंद वंश है। इसका कार्यकाल देखें तो 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, मगध पर मूलतः 3 वंश के शासकों ने शासन किया। पहला हो गया हर्यक वंश, दूसरा हो गया शिशुनाग वंश और तीसरा हो गया नंद वंश। इस सब का कार्यकाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग कॉपी पे उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हर्यक वंश के बारे में बता दूं आपको, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। हर्यक वंश ने राजधानी को, हर्यक वंश का राजधानी जो बिंबिसार ने बनाया था राजगीर, गिरिव्रज, राजगिरी या गिरिव्रज को बनाया था। बिंबिसार के बारे में बताते चलो आपको। बिंबिसार मात्र 15 वर्ष की अवस्था में हर्यक वंश का राजा बना था, हर्यक वंश का शासक बना था। बिंबिसार को अगर जैन साहित्य में श्रेणी के नाम से जाना जाता था। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी के नाम से जाना जाता था। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म को मानने वाला था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था और बिंबिसार को जैन धर्म में श्रेणी कहा जाता था। बिंबिसार को जैन धर्म में श्रेणी कहा जाता था। बिंबिसार को एक अन्य नाम सेनिया के नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार को एक अन्य नाम सेनिया के नाम से भी जाना जाता था। सेनिया का अर्थ होता है अस्थाई सेना रखने वाला। सेनिया का अर्थ होता है अस्थाई सेना रखने वाला। तो बिंबिसार का जो कार्यकाल था 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो बिंबिसार का कार्यकाल जो था 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी के नाम से जाना जाता था।
बिम्बिसार का अन्य नाम सेनिया भी था। सेनिया इसलिए इसे कहा जाता था क्योंकि इसके पास अस्थायी सेना था। ठीक है, तो सेनिया का अगर पूछा एग्जाम में पूछेगा कि सेनिया किसे कहते हैं, तो सेनिया बिम्बिसार को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो इसके पास अस्थायी सेना रखने के लिए इसे सेनिया कहते थे। जैन धर्म में इसे श्रेणी के नाम से जाना जाता था। और बिम्बिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज को बनाया था। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। बिम्बिसार के बारे में आगे बताते चलो आपको। बिम्बिसार जो था, मगध को कैसे साम्राज्य विस्तार किया, अलग अलग नीतियों के तहत मगध पे साम्राज्य को विस्तारित किया, मगध के साम्राज्य को विस्तार में लाया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बिम्बिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध के स्थापित करते हुए बिम्बिसार ने सबसे पहले कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से इसने शादी किया। बिम्बिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी किया और इसे शादी के प्रांत में, शादी दहेज में इसे काशी का प्रांत मिला। ठीक है, काशी बता दूं आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काशी महाजनपद की राजधानी बनारस है। तो बिम्बिसार ने सबसे पहले कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी किया और इसे दहेज में काशी का प्रांत मिला। दूसरी शादी जो है, इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से शादी किया और चेलना से ही इसे पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अजातशत्रु। तो कहा जाए कि कौशल पे भी इसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए कौशल को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया और बदले में इसे दहेज में जो काशी प्रांत मिला वो भी मगध साम्राज्य में मिल गया। तो अप्रत्यक्ष तौर पे कहा जाए तो काशी पर भी इसका शासन था और प्रत्यक्ष तौर पे कहा जाए तो कौशल पर भी इसका शासन था। इसके बाद इसने लिच्छवी जो को बता दूं, वज्जी या वैशाली संघ के अंतर्गत लिच्छवी आता है। लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी। चेलना से पुत्र इसकी प्राप्ति हुई जिसका नाम था अजातशत्रु। लिच्छवी जो है वज्जी और वैशाली संघ के अंतर्गत आता था। तो देखा जाए तो बिम्बिसार ने वज्जी और वैशाली को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। बाकी आगे अगर हम देखते हैं तो इसने पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा, जिसका नाम था क्षेमा, उससे भी शादी किया और वैशाली की गणिका थी जिसका नाम अम्रपाली, उससे भी शादी किया। इसने कुल 4 शादियां की। इसमें आपको पहला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी की, बदले में इसे दहेज में काशी का प्रांत मिला। और दूसरी शादी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी, चेलना से शादी किया और इसने वज्जी और वैशाली संघ को भी मगध में मिला लिया। और तीसरी जो शादी थी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी, इसने क्षेमा से शादी किया। और चौथा शादी जो वैशाली की गणिका थी जिसका नाम अम्रपाली था, उससे भी शादी किया। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर लिखना होगा तो वीडियो को रोक करके पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बात करते हैं। इसने 4 शादियाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हुए अलग अलग साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया। बाकी मैत्रिक संबंध स्थापित करके इसने अवंती को मध्य प्रदेश में एक महाजनपद है जिसका नाम अवंती है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। उज्जैन उस समय अवंती के राजा चंद्रप्रघोत हुआ करते थे। चंद्रप्रघोत एक बार बीमार पड़ गए थे, तो इसने बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा थे
चंद्रप्रघोत, ठीक है। चंद्रप्रघोत अवंती के राजा थे चंद्रप्रघोत। इसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके पास भेजा था। इसके तहत मैत्री संबंध स्थापित करते हुए मगध साम्राज्य में इसने अवंती को भी मिला लिया। और बात करते हैं युद्ध नीति के अनुसार, तो युद्ध नीति के अनुसार इसने अंग को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। अंग के उस समय राजा हुआ करते थे ब्रह्मदत्त, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। अंग के उस समय राजा हुआ करते थे ब्रह्मदत्त। इसने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अंग को साम्राज्य में मिलाते हुए अंग का राजा इसने अपने पुत्र अजातशत्रु को घोषित कर दिया। अंग का राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बिंबिसार का कार्यकाल यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, इसका अब उत्तराधिकारी बन गया। अब इसका आगे पढ़ेंगे उत्तराधिकारी। इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु है। इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है, देखिए बिंबिसार जो था अजातशत्रु को ही शासक बनाना चाहता था, लेकिन इसके कुछ मंत्रियों ने ऐसा अफवाह फैला दिया, अजातशत्रु के कान भर दिए कि बिंबिसार जो है तुमको राजा नहीं बनाएगा, किसी और को राजा बनाएगा। इससे अजातशत्रु बहुत ही क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के इसने अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या जो हुई अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा ही हो गई। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु ने इसकी हत्या करते हुए राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के बारे में आगे पढ़ेंगे। अजातशत्रु जिसका कार्यकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक है। 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक है। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु शुरुआती दौर में जैन धर्म का अनुयायी था। बाद के दिनों में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या करके बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है ये अपने पिता की हत्या किया और बाद में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। बाद में ये अपने पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। ठीक है, तो अजातशत्रु जो था, इसने अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। शुरुआती दौर में जैन धर्म को मानता था, बाद के दिनों में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो अजातशत्रु के बारे में अगर बात किया जाए तो अजातशत्रु का सबसे बड़ा अगर दुश्मन माना जाए लिच्छवी था। अजातशत्रु का सबसे बड़ा दुश्मन लिच्छवी, जो इसका ननिहाल भी था। ननिहाल आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्योंकि ननिहाल देखिए लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलना से इसने शादी किया था बिंबिसार ने, और चेलना से ही इसके पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का ननिहाल कहाँ हो गया? लिच्छवी। तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन लिच्छवी ही था। ठीक है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि जब बिंबिसार का इसने हत्या किया, अजातशत्रु ने जब बिंबिसार को मार डाला गद्दी के लालच में आकर के, तो वजी जो वैशाली संघ के अंतर्गत आता था लिच्छवी, वो अपने आप को अलग कर लिया, मगध साम्राज्य से अलग कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। और जो कौशल था वो भी मगध साम्राज्य से अलग हो गया। तो कौशल के राजा जो थे प्रसेनजीत, इन्होंने मगध, जैसे ही उनको पता चला कि इसने हमारे जीजा को मार दिया है, तो मगध साम्राज्य से वो कौशल जो था अलग हो गया। ये देख करके अजातशत्रु बहुत क्रोधित हुआ और उसने कौशल पर हमला कर दिया। ठीक है, अजातशत्रु कौशल पर हमला किया और वहाँ के राजा प्रसेनजीत को हरा करके, ठीक है, वहाँ के राजा प्रसेनजीत को हरा करके इसने कौशल को फिर से मगध साम्राज्य में मिलाया और बदले में इसे काशी का प्रांत मिला और इसने भी काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया। तो बात करते हैं अजातशत्रु के। तो अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अनुयायी था।
शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर कौशल को अपने साम्राज्य में मिलाया। और इतना ही नहीं, इसने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हरा करके कौशल को तो मिलाया ही, बदले में कौशल के राजा जो थे प्रसेनजीत, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वजीरा। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से अजातशत्रु ने विवाह भी किया। ठीक है, तो प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा थी। वजीरा से इसने अजातशत्रु ने कहा कि हम इससे शादी करेंगे, तो इससे शादी भी इसने वजीरा से किया। अजातशत्रु ने वजीरा से शादी भी किया। ठीक है, तो कौशल को कैसे शामिल किया ये आप लोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसने लिच्छवी को, सबसे बड़ा दुश्मन इसका लिच्छवी ही था। लगभग इसको लिच्छवी को जीतने में लगभग इसे 16 साल का समय लग गया था। लिच्छवी को जीतने में इसे लगभग 16 साल का समय लग गया था। और लिच्छवी को जीतने में इसका एक मित्र था जिसका नाम था वर्षकार। वर्षकार ने इसका मदद किया था। बता दूं कि इसने लिच्छवी को जीतने में अपने मित्र वर्षकार का सहायता लिया था। वर्षकार एक बहुत बड़ा कूटनीतिक था। इसने वर्षकार से कहा कि जाइए लिच्छवी में और आप वहाँ पे बोलिए कि अजातशत्रु ने मुझे अपने साम्राज्य से निकाल दिया, अपने साम्राज्य से निकाल कर मुझे भगा दिया, और वहाँ के लोग विश्वास भी कर लेंगे क्योंकि मैंने अपने पिता की हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठा है। तो इसने इसकी बात मान करके वर्षकार लिच्छवी गया। लिच्छवी में वहाँ पे लोगों से बोला कि मुझे अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य से निकाल दिया, मुझे बेदखल कर दिया, भगा दिया अपने साम्राज्य से, आप लोग मुझे यहाँ पे रहने दीजिए। तो ऐसा करते हुए वहाँ पे वर्षकार 16 वर्षों तक रहा। और भौगोलिक स्थिति लिच्छवी की, या देखिए लिच्छवी जो है वजी और वैशाली संघ के अंतर्गत आता है, आपको बताए थे हम। तो वजी और वैशाली और उसके अंतर्गत आता है लिच्छवी। तो लिच्छवी कब कमजोर हो रहा है और कब शक्तिशाली है, इसके कब शक्तिशाली होने का कारण क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब के बारे में ये पता लगाया। और सरकार ने इन सब के बारे में पता लगाया और पता लगाने के बाद अजातशत्रु को बताया। उसके बाद इसमें 16 वर्ष का समय लग गया। 16 वर्ष के बाद अजातशत्रु ने लिच्छवी पर हमला किया। और लिच्छवी पर हमला करते हुए इसने सबसे पहले रथ मसूल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। आपको बता दूं रथ मसूल और महाशिला कंटक क्या है। तो रथ मसूल आप लोग देखे होंगे बाहुबली सिनेमा में जो रथ के आगे एक चरखा टाइप के लगा रहता है, जो अपने सैनिकों को या जो विरोधी दल के राजा थे उनके सैनिकों को अपने काटते हुए आगे बढ़ता जाता है। वो जो रथ के आगे लगा रहता है चरखी टाइप का, वही रथ मसूल है। और महाशिला कंटक वो है जिसमें इतना बड़ा जो होता है उसमें पत्थर टाइप का डाल करके उससे फेंका जाता है। तो रथ मसूल इतना समझ लीजिए कि एक गुलेल है। ठीक है, तो रथ मसूल और महाशिला कंटक का प्रयोग सबसे पहले अजातशत्रु ने किया। और किसके विरुद्ध में किया, तो लिच्छवियों के विरुद्ध में किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था, कुणिक। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत को हरा करके कौशल को अपने साम्राज्य में मिलाया और उनकी पुत्री वजीरा से विवाह किया। बाद के दिनों में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसी के समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इसी के कार्यकाल के समय में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो इसी के कार्यकाल में भी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है जिसका नाम विपुलाचल पहाड़ी है। उसी पहाड़ी पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ। और कहाँ हुआ, तो राजगीर में हुआ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखते जाइएगा, आप लोग नोट बनाते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसके बाद अजातशत्रु के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है उदयन। अजातशत्रु के बाद इसका उत्तराधिकारी होता है उदयन। तो उदयन के बारे में हम लोग देखेंगे।
उदयन का जो आपको बताते चलूं, उदयन ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। उदयन जो था अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या करते हुए राजगद्दी पर बैठा। इसीलिए अजातशत्रु के बारे में ये कहा जाता था कि अजातशत्रु एक ऐसा शासक था जो अपने पिता की हत्या की और बाद में पुत्र के द्वारा मारा गया। तो अजातशत्रु समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे पढ़ते हैं। इसका उत्तराधिकारी जो है उदयन है। उदयन कौन है? उदयन। अजातशत्रु के बाद हर्यक वंश का शासक बनना उदयन था। उदयन का कार्यकाल आपको बता दूं 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक है। 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक है। उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया था। गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है, पाटलिपुत्र को बसाया। और इसने पाटलिपुत्र को बसाते हुए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। तो बिंबिसार और अजातशत्रु के समय अगर पूछा जाए तो राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। इसके बाद अगर उदयन के बारे में अगर पूछा जाए तो उदयन के समय इसकी राजधानी कहाँ थी? तो उदयन के समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की गंगा और सोन नदी के संगम पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। उदयन के बारे में इतना ही है। उदयन ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये उदयन शुरू में जैन धर्म को मानता था। उदयन जो था जैन धर्म को मानने वाला था। उदयन जैन धर्म को मानता था। उदयन कौन धर्म को? जैन धर्म को मानता था। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पाटलिपुत्र शहर को बसाया तो उदयन ने। गंगा और सोन नदी के संगम पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने। गंगा और सोन नदी के संगम को उदयन ने किस शहर को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को। इसको लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद शिशुनाग वंश। इसके बाद देखिए उदयन ने भी बहुत सारी शादियां की और उसी में इसका एक पुत्र था जिसका नाम था नागदशक। उदयन का एक पुत्र था जिसका नाम था नागदशक के बारे में बात करें तो नागदशक की हत्या, नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या इसके अमात्य कहिए या मंत्री कहिए शिशुनाग। इसके मंत्री जो था शिशुनाग ने इसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो यहाँ तक हर्यक वंश समाप्त हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में, ठीक है। तो चलिए मगध पर दूसरा वंश जो था शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश। इसका कार्यकाल 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक है। 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है शिशुनाग था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। शिशुनाग के बारे में अगर कहा जाए शिशुनाग बहुत ही साम्राज्य विस्तारवादी शासक था। साम्राज्य विस्तारवादी शासक के मतलब हो गया कि जैसे कि साम्राज्य विस्तार का भूखा था। साम्राज्य विस्तार कैसे मगध को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में फैला दिया जाए, इस सब का शिशुनाग ने बहुत ज़्यादा ही भूखा हुआ था, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले शिशुनाग ने
अवंती तथा वत्स को, अवंती तथा वत्स को, अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया, मगध साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि अवंती तथा वत्स को मगध साम्राज्य में कौन मिलाया था, तो शिशुनाग ने मिलाया था। ठीक है, अवंती और तथा वत्स को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो शिशुनाग को। अवंती मध्य प्रदेश में बताए थे, अवंती के राजा थे, अवंती की राजधानी उज्जैन, और वत्स उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो अवंती तथा वत्स को इसने जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया। और बात करें इसकी राजधानी की, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, वैशाली। देखिए, राजधानी का क्रम भी आपको याद रखना है, मगध साम्राज्य की राजधानी का क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको लास्ट में मगध की जो राजधानी है किसने कब स्थापित की, किसने कब स्थापित की। ठीक है, वैशाली को किसने बनाया, पाटलिपुत्र को किसने बनाया, राजगीर को सबसे पहले किसने बनाया, उसके बाद वैशाली के बाद पुनः पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया, वो किसके द्वारा बनाया गया, तो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो राजधानी इसने वैशाली को बनाया। इसके बाद इसकी हत्या, इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसका उत्तराधिकारी जो है कलाशोक बना, इसका उत्तराधिकारी जो है, इसका उत्तराधिकारी कलाशोक हुआ। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के पश्चात इसका उत्तराधिकारी, देखिए शिशुनाग वंश में शिशुनाग के बारे में इतना पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके ही देखिए, अगर इसके थोड़ा सा डिटेल्स में जाए तो शिशुनाग जो था सो बहुत साम्राज्य विस्तारवादी नेता था। तो इसी के कार्यकाल में सबसे अगर मगध माना जाए तो मगध जो था पश्चिम बंगाल में से लेकर के मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। अगर इसके संदर्भ में पूछे मगध साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से लेकर के मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। पश्चिम बंगाल के में दक्कन का क्षेत्र से लेकर के मध्य प्रदेश के मालवा का क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो अवंती तथा वत्स को जीत करके मगध साम्राज्य मिलाने का श्रेय शिशुनाग को जाता है, और इसने राजधानी वैशाली को बनाया था। इसके बाद आता है इसका उत्तराधिकारी कलाशोक। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है, कलाशोक। तो कलाशोक के बारे में अगर बता दूं तो कलाशोक का अगर पुराणों में देखा जाए तो कलाशोक को पुराणों में या दिव्य वादन में काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ कलाशोक। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी हुआ कौन, कलाशोक। कलाशोक को पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। कलाशोक को पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। कलाशोक ने अपनी राजधानी कलाशोक के ही शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगर कलाशोक की राजधानी के बारे में बात करें तो इसने कलाशोक ने राजधानी अपनी वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र को बनाया। कलाशोक पुराणों में इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। कलाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। कलाशोक के समय में ही दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। ठीक है, तो कलाशोक के समय अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण घटना दूसरी बौद्ध संगति ही है। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक ने कराया और वैशाली में कराया। ये आप बात को ध्यान रखिएगा। कलाशोक के बारे में अगर और आगे देखा जाए तो कलाशोक को 10 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 10 पुत्र ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया।
उसके बाद कलाशोक के बारे में, अगर कलाशोक की हत्या के बारे में बात किया जाए तो कलाशोक की हत्या, ये अपने एक बार राजधानी में घूम रहा था तो इसकी हत्या एक महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मार करके कर दी। कलाशोक की हत्या महापद्म नामक व्यक्ति ने चाकू मार करके इसकी हत्या कर दी। तो कलाशोक की हत्या महापद्म नामक व्यक्ति ने किया। कलाशोक को पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कलाशोक ने वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के समय में हुआ और दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के रूप में। तो अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन का विवरण मिलता है। नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन का विवरण मिलता है। नंदीवर्धन के बारे में अगर बात करें तो नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ। नंदीवर्धन के बाद यहाँ से आगे नंदवंश की स्थापना हुई। नंदीवर्धन के बाद यहाँ से आगे नंदवंश की स्थापना हुई। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। ये आपको मिटा देना लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा रुक करके वीडियो को। इसके बाद अगर शिशुनाग वंश के बारे में अगर आपको से पूछा जाए किसने अवंती और वश को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया, तो शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग किसके समय में मगध जो था पश्चिम बंगाल से लेकर के मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र तक फैला हुआ था, तो शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग किसे पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, तो कलाशोक। ठीक है, कलाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर किसको बनाया था? कलाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, तो राजधानी का क्रम आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मगध का जो राजधानी का क्रम है, राजधानी का जो क्रम है, सबसे पहले राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली और पुनः पाटलिपुत्र। ये अगर देखा जाए तो बिंबिसार ने बनाया था। बिंबिसार राजगीर बिंबिसार के समय में था, अजातशत्रु के समय में था। उसके बाद इसका अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और इसके बाद वैशाली शिशुनाग ने बनाया। और शिशुनाग के बाद पाटलिपुत्र, वैशाली से जगह पाटलिपुत्र लेकर के गया कलाशोक। ठीक है, तो ये राजधानी का क्रम है जो आपको याद रखना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और पूछा भी है, तो आप लोग इसको याद करिएगा या उतार लीजिएगा कॉपी पर के। उतारना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बाद में होता क्या है कि अभी तो याद हो जाता है, बाद में याद नहीं रहता है, तो आप लोग रिवीजन के लिए कॉपी पे इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो राजधानी क्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नंदवंश। नंदवंश जो है नंदवंश के बारे में कार्यकाल के बारे में बात करें तो नंदवंश का कार्यकाल 344 से लेकर के 326 ईसा पूर्व तक है। 344 से लेकर के 326 ईसा पूर्व तक है। नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद को कहा जाता है। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसके बाद महापद्म नंद के बारे में अगर बात करें जाए तो इसने 4 उपाधियों को धारण किया था। इसमें पहला था एकराट, दूसरा एक छत्र, ठीक है, दूसरा था एक छत्र, एकराट, एक छत्र। तीसरा था भरगवा,
भार्गव, ठीक है। और चौथा था सर्व छत्रांग, चौथा था सर्व छत्रांग, सर्व छत्रांग। भार्गवा का उपाधि धारण करते हुए इसने खुद को दूसरा परशुराम का अवतार बताया, दूसरा परशुराम का अवतार। भार्गवा उपाधि धारण करते हुए महापद्मनंद ने खुद को दूसरे परशुराम का अवतार बताया। और सर्व छत्रांग, सर्व छत्रांग जो है, सर्व छत्रांग की उपाधि धारण करते हुए इसने, सर्व छत्रांग का मतलब हो गया क्षत्रियों का विनाशक, क्षत्रियों का विनाशक। क्षत्रियों का विनाशक, सर्व छत्रांग का मतलब हो गया क्षत्रियों का विनाशक, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। महापद्मनंद ने कुल 4 उपाधि धारण किया, एकराट, छत्र, भार्गवा और सर्व छत्रांग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिंबिसार नहीं सर्वप्रथम, ठीक है। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार नहीं, महापद्मनंद नहीं सर्वप्रथम, महापद्मनंद नहीं सर्वप्रथम कलिंग को जीत करके, ठीक है, कलिंग को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया था, मगध साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, महापद्मनंद ने सर्वप्रथम कलिंग को जीत करके मगध साम्राज्य में मिलाया। ये बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, आप लोगों को बिहार पुलिस में पूछा था, इस बार भी हो सकता है, पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सर्वप्रथम कलिंग को जीत करके किसने मगध साम्राज्य में मिलाया, तो महापद्मनंद। महापद्मनंद ने 4 उपाधि धारण की, एकराट, एक छत्र, भार्गवा और सर्व छत्रांग। और इसे शूद्र, अगर इसे देखा जाए तो इसे शूद्र कुल का माना जाता था, शूद्र कुल का माना जाता था, शूद्र कुल का माना जाता था। ठीक है, महापद्मनंद के कुल 8 पुत्र थे, 8 पुत्र में एक पुत्र था जिसका नाम था घनानंद। महापद्मनंद के बाद जो मगध पर शासन किया उसका नाम था घनानंद। इसके 8 पुत्र में एक पुत्र था जिसका नाम था घनानंद। महापद्मनंद के बाद इसका महापद्मनंद का उत्तराधिकारी घनानंद हुआ। घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और घनानंद को अग्रमीज भी कहा जाता था। बताते चलो, महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। महापद्मनंद को उग्रसेन क्यों कहा जाता था? इसके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी, इसलिए इसे महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन अगर पूछा जाए किसे कहा जाता था तो महापद्मनंद को। उग्रसेन अगर पूछा जाए किसे कहा जाता था तो महापद्मनंद को कहा जाता था। इसे अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता था। अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता था। घनानंद के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना और बहुत सारा धन दौलत महापद्मनंद छोड़ करके चला गया था। घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और घनानंद के समय में ही तक्षशिला के एक विद्वान थे जिनका नाम था चाणक्य, इसके दरबार में आए थे और इसने सिकंदर के हमले के बारे में बताया। ये इतना अपने नशे में चूर था कि इसने चाणक्य की बातों को अनसुना करते हुए चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया। जिसके बाद वहां से चाणक्य ने शपथ लिया कि हम इस घमंडी शासक को इसके शासन से हटाएंगे, शासन से हटा करके ही अपने
अपने जटाऊ जो यहाँ पे होता है, जटाऊ जो होता है, ठीक है, एक जटाऊ होता है, उसने अपमानित करके भगा दिया था, जिस कारण चाणक्य ने अपने जटाऊ खोला था। और घनानंद ने ये शपथ लिया कि जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक हम अपने जटाऊ को नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसके बाद घनानंद अंतिम शासक हुआ नंदवंश का। इसके बाद नंदवंश यहाँ से समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, मौर्य वंश। मौर्य वंश से पहले भारत पर 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। इसमें एक था हखमनी वंश और दूसरा था सिकंदर। हखमनी वंश और एक सिकंदर, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी आगे लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जुनून होता है कि हाँ हमें लाइक मिल रहा है, हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। आप लोगों को लाइक से ये पता चलता है कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।